एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक अजीब सी ड्रीम सीक्वेंस से। दाहाय एक क्रिप्टो ट्रेन पर सवार होती है जो सीधे चांद की ओर जा रहा है। ट्रेन के बाहर उसे जी सॉन्ग दिखती है जिसे वो ट्रेन में बैठने को कहती है, पर जी सॉन्ग मना कर देती है और ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन की कंडक्टर यून सांग है। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स ने क्रिप्टो में नुकसान उठाया है, पर अब वह रुक नहीं सकते। लेकिन हकीकत टकराती है जब उसकी माँ उसके नए अपार्टमेंट में नाश्ते के लिए आ जाती है। खाते खाते दाहाय अपनी माँ के कहने पर उनका यूट्यूब अकाउंट बना देती है। बाद में युनसांग उसे प्रैक्टिकल सलाह देती है कि एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वीकेंड पर कोई साइड गिग कर ले, जैसे कि वह खुद ड्राइवर का काम करती है। लेकिन दाहाय कैरोके और बियर को चुनती है। सोमवार सुबह दाहाय, जी सॉन्ग और युनसांग बस से ऑफिस जाते हैं, यह बातें करते हुए कि अगर वह अमीर होते तो क्या करते। तभी बस की टीवी पर वीकेंड मोटेल फायर की खबर चलती है। इंटरव्यू देने वाले का चेहरा ब्लर है, लेकिन साफ है कि वह दाहाय ही है। शर्मिंदा होकर वह दोस्तों के कुछ पूछने से पहले ही बस से उतर जाती है। ऑफिस में दाहाय का बॉस बताता है कि मोटेल इंटरव्यू का क्लिप पहले ही कंपनी के मैसेज बोर्ड पर पोस्ट हो चुका है। लंच पर दाहाय ये नहीं बताती कि वह किसके साथ थी, जबकि उसका मिस्टीरियस कॉन्टैक्ट ह्यूज मिस्टेक बार बार कॉल करता रहता है। दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि उसे वेन्स वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। जल्द ही उसका क्लिप वायरल हो जाता है। जी सॉन्ग और युनसांग उसे सपोर्ट करने के लिए कमेंटर से भिड़ते हैं, लेकिन दाहे को सबसे ज्यादा छू जाता है जब उसकी माँ भी ऑनलाइन उसका बचाव करती है। माँ को फोन करके कहती है कि वह खुद संभाल लेगी। तभी हैम जी वू अचानक आ जाता है। उसके हाथ पर बैंडेज है और वह कहता है कि वह उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक छोटा फ्लैशबैक दिखाता है कि मोटेल में दाहे ने किसी आदमी के हाथ पर कुछ लिखा था। उधर युनसांग न्यूज स्टेशन को मेल करके शिकायत करती है कि दाहे का चेहरा ठीक से ब्लर नहीं किया गया। जल्द ही उसे एक जर्नलिस्ट किम सो यंग कांटेक्ट करती है, जो उसकी दुखद पास्ट से जुड़ी है, उसकी बेटी जी सैंग की मौत से। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में गॉसिप तब शुरू होती है जब जी सॉन्ग एक ब्लर्ड फोटो में एक्ट्रेस को उसकी रिंग से पहचान लेती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वही महंगी ज्वेलरी सू जिन के पास भी है। बाद में वह वेईलिन से इस बारे में बात करती है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण कुछ बात बनती नहीं। तभी डोंग्यू, जो चाइनीज जानता है, आकर ट्रांसलेट करता है कहीं और। दाहाय और दाही एक स्टोर मैनेजर से मिलते हैं, जो कैजुअली कह देता है कि दाही और जीवू एक अच्छी जोड़ी बनेंगे। दाही हंसकर टाल देती है, लेकिन दाहाय को चिढ़ हो जाती है। रात को जी सॉन्ग युनसांग को ज्वेलरी शॉप खींच ले जाती है। वह कन्फेस करती है कि उसका प्रिटी थिंग्स का ऑब्सेशन उसकी बचपन की हालत से आता है। वह कचरे से भरे घर में पली, उसकी माँ कल्ट में थी और कल्ट लीडर के साथ भाग गई थी, और पिता मंक बन गए। शॉपिंग ट्रिप हेवी ड्रिंकिंग में खत्म होती है। इसी बीच दाहे को सच्चाई पता चलती है। ह्यूज मिस्टेक असल में जीवू ही है। उसे अचानक याद आता है कि उसने उसके वेनी आर्म पर नेशनल ट्रेजर नंबर 1 लिखा था। जीवू से मैसेज करके अपने अपार्टमेंट बुलाता है। घबराकर वह अपार्टमेंट पहुंचती है। वहां जीवू उसे हाथ पर लिखे नोट्स को दिखाकर टीज करता है। फ्लैशबैक में असली रात दिखाई जाती है। जीवू अपना नया कॉम्पोजिशन अपने दोस्त को सुनाता है, जो उसे डिसमिस कर देता है। दुखी जीवू करोके बार पहुंचता है, जहां उसे दाहाय उसका गाना गाते हुए सुनाई देती है। पता चलता है कि वह उसके बगल वाले कमरे में है। दोनों मिलकर पीते हैं और ह्यूमिलिएशन की कहानियां शेयर करते हैं। दाहाय याद करती है कि वह 18 साल की उम्र में एक टीवी शो पर गई थी ताकि परिवार की मदद कर सके, और जीवू ने भी उसी प्रोग्राम पर परफॉर्म किया था। उसकी शर्मिंदगी जीवू को देखकर हल्की हो गई थी और वही गाना उसका एंथम बन गया। जीवू सच्चे दिल से प्रभावित होता है। दोनों किस करते हैं और मोटेल की रात वहीं से शुरू होती है। प्रेजेंट में जीवू दाहाय को कन्फ्रंट करता है कि वह उससे क्यों बच रही है। दाहाय कहती है कि दोनों अलग दुनिया से हैं। उसके पास कुछ नहीं है और जीवू के पास सब कुछ है। वह चाहती है कि उनकी रात को मिस्टेक समझा जाए, लेकिन जीवू असहमत है। वह कहता है कि दाहाय के पास उससे ज्यादा है। कम से कम उसकी माँ उसका साथ देती है, जबकि उसने अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपना घर भी तबाह कर लिया। बाद में दाहे अकेले में एडमिट करती है कि वह ग्रीडी बनना चाहती है। वह सब कुछ चाहती है। वह अपनी सारी सेविंग्स क्रिप्टो करेंसी में डाल देती है। अपने बेहतर फ्यूचर के लिए वह दोस्तों को जीवू
और अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। ठान लेती है कि अपनी जिंदगी इतनी ऊपर उठाएगी कि जीवू कभी उसकी पहुंच से बाहर ना हो। एपिसोड का एपिलॉग हमें 2004 में ले जाता है। नौजवान जीवू टीवी पर गाता है और बुरी तरह फेल हो जाता है। ऑडियंस उस पर हंसती है, लेकिन उसका फ्लॉप दाहे की शर्मिंदगी को ओवरशैडो कर देता है और उसे स्कूल में मजाक का निशाना बनने से बचा लेता है।